नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 28 दिसंबर 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन। क्वेश्चन नंबर 1. Recently, a 1,000-year-old industry was revived with the committed efforts of Khadi and Village Industries Commission. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है दोस्तों। क्या लिखा है? द इंडस्ट्री विच गॉट रिवाइव्ड बाय KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इज हैंडमेड पोट्री एंड हैंडमेड फर्नीचर इन अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली जिस इंडस्ट्री को रिवाइव किया वो क्या है हम आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, द 1,000-year-old हेरिटेज आर्ट द मोनपा हैंडमेड पेपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मोनपा हैंडमेड पेपर, मोनपा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है, ठीक है, उनका बनाया हुआ एक हैंडमेड पेपर है। बेसिकली हाथ से बनाया हुआ एक पेपर है। वो बहुत ही पुराना 1,000-year ओल्ड हेरिटेज आर्ट है। बहुत ही साल से वो एक्सटेंड हो चुका था, पर अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का इंटरफेरेंस से ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर का प्रोडक्शन फिर से शुरू हुआ है। द आर्ट ऑफ मेकिंग मोनपा हैंडमेड पेपर वॉज ओरिजिनेटेड 1,000 years ago. द हैंडमेड पेपर वॉज ए मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल्स। जो लोकल्स के लिए जो हैंडमेड पेपर है एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, सोर्स ऑफ इनकम था। However, the handmade paper industry almost disappeared in last 100 years. Last 100 years से ये जो हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री पूरा डिसअपियर हो चुका था। पर अभी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उन्होंने एक सही काम किया है। उन्होंने उस इंडस्ट्री को रिवाइव किया है। अब से ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर का प्रोडक्शन होगा। ये मोनपा ट्राइब्स के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखो, KVIC commissioned a Monpa handmade paper making unit in Tawang, which aims at reviving the art and engaging the local youth with this art professionally and learn. तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग में है ये, राइट। ये जो इंडस्ट्री है, अब देखो ये बनाता कैसे है। मोनपा हैंडमेड पेपर विल बी मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए लोकल ट्री कॉल्ड शुगुशेंग विच हैज मेडिसिनल वैल्यूज टू। तो कौन सा पेड़ से बना रहा है? शुगुशेंग, लोकल लैंग्वेज में शुगुशेंग बोलते हैं उसको। Hence availability of raw material will not be a problem. मतलब नॉर्मली जो पेपर बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ता है दोस्तों। अब ये जो शेगुसेंग है ये सफिशिएंट नंबर्स ऑफ ट्रीज है उधर अरुणाचल प्रदेश में, तो रॉ मटेरियल इसके बार्क से बनता है। ऐसा नहीं कि इसके पूरे पेड़ से बन जाता है, इसके जो बार्क है ना, बार्क से बनता है। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन 1957 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था। इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर MSME, राइट। तो MSME के अंडर आता है ये। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। वैसे KVIC से स्टैट्यूटरी बॉडी, ये तो पहला स्टेटमेंट अभी भी कहा मैंने, बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री विच गॉट रिवाइव्ड बाय KVIC इज हैंडमेड पोट्री एंड हैंडमेड फर्नीचर। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला था हैंडमेड पेपर की बात हो रही है। रिवाइव इंडस्ट्री इज मेनली एसोसिएटेड विद मोनपा ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। ये बिल्कुल सही है, राइट। Question number 2. Consider the following: the couscous, the Berber dish, Bodima dance of Zambia, wine horse of Spain. To which of the following options you can relate the three? वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। Now the answer is option A, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल हेरिटेज। दोस्तों, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में लेटेस्ट कुछ एडिशंस हुआ है। कौन कौन सा है? एक है कोस्कस द बर्बर डिश। कोस्कस मतलब एक फूड आइटम है, बर्बर डिश बोलते हैं। बेसिकली अरब, अफ्रीकन अरब जो होते हैं ना, ये बर्बर बोलते हैं इनको। तो इनका एक फेवरेट डिश है। कौन कौन सा कंट्रीज में है ये? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मॉरिशस के जो लोग हैं इनको ये डिश जो है बहुत पसंद है। और इस डिश को अभी यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया है। इसके साथ साथ सिंगापुर हॉकर कल्चर। देखो, सिंगापुर हॉकर कल्चर भी फूड से रिलेटेड है। हॉकर मतलब जो स्ट्रीट में सामान बेचते हैं या फूड बेचते हैं, ठीक है। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से ऐसे कुछ फूड स्टॉल्स लगाया था, ठीक है, हाइजीनिक फूड मिलने के लिए पब्लिक के लिए। तो ये सिंगापुर का जो हॉकर कल्चर है ये भी ऐड हुआ है। बोडिमा डांस ऑफ जैम्बिया, जैम्बिया में एक आर्ट फॉर्म है, एक डांस फॉर्म है।
फ्यूनरल्स में, आप लोग वीडियो देखे होंगे, फ्यूनरल्स वगैरह में नाचते हैं और कुछ हैप्पी इवेंट्स उसमें भी नाचते हैं, उसको बोडिमा डांस बोलते हैं, ये भी ऐड हुआ है। एंड वाइन हॉर्स ऑफ स्पेन, वाइन हॉर्स ऑफ स्पेन एक फेस्टिवल है दोस्तों स्पेन में, जिसमें हॉर्स को, घोड़ों को सजाते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो है अब यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल हेरिटेज में ऐड किया है। अब देखो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल हेरिटेज है क्या? The list is made up of those intangible heritage elements that help demonstrate diversity of cultural heritage and raise awareness about its importance. तो बेसिकली कल्चरल हेरिटेज की बात हो रही है दोस्तों, संस्कार की। जितने भी आर्ट फॉर्म से या फूड फॉर्म से जो हमारी कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे चीज को हम रेकमेंड कर सकते हैं और यूनेस्को पूरा एनालिसिस करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a total of 13 intangible cultural heritage elements from India have been inscribed till date on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. देखो दोस्तों, इंडिया से 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। ये 13 के 13 जो इधर लिखा हूं 1 से लेके इधर देखो 13 तक, इसमें देखो योगा है, कुंभ मेला है, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग तो करते हैं वो है, रामलीला प्रदर्शन जो होता है वो है, कुटियाटम संस्कृत थिएटर साउथ इंडिया में होता है कूडियाटम वो है, मुडिएटू केरला में होता है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है, रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालयाज इंडिया, कबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, चाउ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तना रिचुअल सिंगिंग मणिपुर का, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग एमोंग थतेरास ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, ठीक है, योगा, नवरूज एंड कुंभ मेला। तो इतना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 13 के 13 याद रखिएगा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन ये, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज में लेटेस्ट एडिशन हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विशाखापट्टनम was placed under annual awards for excellence that recognizes outstanding contribution of प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन in 2019. Consider the following statements regarding PMAY which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस एंड बिगेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग ऑल फॉर ऑल बाई 2022 इसका ऑब्जेक्टिव था। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को अनाउंस किया था, 2022 तक सबको घर और सबका विकास। अब देखो दोस्तों, पहले ये ओनली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए था, अब ये जो है मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप, ये दोनों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो असिस्टेंस है, राइट। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2 है, ग्रामीण है और एक अर्बन है। ग्रामीण में कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस, जिसकी कॉस्ट ऑफ असिस्टेंस एक एक घर बनाने के लिए वो सेंट्रल एंड स्टेट शेयर करते हैं। सेंट्रल 60% लेता है और स्टेट जो है 40%। पर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में क्या है, सेंटर जो है 90% लेगा और स्टेट्स को 10 ही लेना है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है। अर्बन में एक पॉइंट है, स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स विथ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूजिंग लैंड एज रिसोर्स। ये मैंने इसलिए डाला है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में था ये। देखो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स इज नॉट कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। दोस्तों पीएमएवाई अर्बन में स्लम रिहेबिलिटेशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, राइट, ये नॉट कवर्ड लिखा है इसलिए गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्कीम ओनली कवर पीपल इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग 3 लाख, ये भी गलत है क्योंकि अभी लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप को भी ऐड किया है, मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ऊपर है इनका जो एनुअल इनकम है। तीसरा स्टेटमेंट तो हमने अभी भी पढ़ा, जो 60, 40 एंड 90 टन की बात है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया C 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, द 100th किसान रेल ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च बाई PM नरेंद्र मोदी ऑन December 28। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। 100th किसान रेल ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन December 28, मतलब आज ही हुआ था। द ट्रेन रन्स बिटवीन
संकोला इन महाराष्ट्र, जो 100th किसान रेल है वो संकोला इन महाराष्ट्र एंड शालीमार इन वेस्ट बंगाल के बीच में चलेगा। ट्रेन कैरीज वेजिटेबल्स सच एज कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैबेज, चिलीज, ड्रमस्टिक्स, ऑनियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों फर्स्ट मल्टी कमोडिटी सर्विस ऑफ किसान रेल वाज लॉन्च। अगस्त 2020 में सबसे पहला किसान रेल चला था, हमने ये न्यूज़ कवर भी किया था डेली करंट अफेयर्स में। सर्विस वाज लॉन्च बिटवीन देवलाली इन महाराष्ट्र एंड दानापुर इन बिहार। ठीक है, तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में सबसे पहला किसान रेल चला था। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए सब्सिडी ऑफ 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50% का सब्सिडी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो दोस्तों यूनियन बजट 2020-21 में कृषि उड़ान करके एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल था। बेसिकली जो किसान रेल जैसा फ्लाइट से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैरी करने के लिए प्रोजेक्ट था वो प्रपोज किया, अभी आगे होगा। अब कृषि उड़ान ऑपरेट होगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ही होगा। अगर जहाज से हवाई जहाज से कनेक्टेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से ये रिलेटेड होगा। इट विल ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल रूट्स। इट ऑल्सो लेस एक्सेसिबल एरिया सच एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट। तो बेसिकली किसान रेल जो है रेल से चलता है ना दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई सारे स्टेट्स है जहां एक्सेस नहीं है, तो किसान कृषि उड़ान जैसे आएगा ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्सेस के लिए ईजी होगा और इंटरनेशनली भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करेगा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तीनों स्टेटमेंट अभी मैंने जो पढ़ा वही है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली केरला गवर्नर हैज टेंडर्ड ऑन ए रिक्वेस्ट टू समन ए स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली टू डिबेट द न्यू 3 सेंट्रल फार्म लॉस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो केरला में है LDF का सरकार, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। वो लोग जो न्यू 3 सेंट्रल फार्म लॉस जो सेंटर लेके आया है, इनके अगेंस्ट एक डिबेट कंडक्ट करना चाहता है। एक डिबेट के लिए एक स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली बुलाना चाह रहा है। अब स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली के लिए गवर्नर का अनुमति चाहिए होता है। जब गवर्नर के पास स्टेट गवर्नमेंट चला गया तो गवर्नर ने मना किया। अब इसी से रिलेटेड इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स में लिखा हूं। इसमें से कौन कौन सा सही है आप लोग बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोस्तों एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों इसमें 2 आर्टिकल आता है, एक है आर्टिकल 174, ठीक है, और एक आर्टिकल 163। अब देखो आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज सी थिंग्स फिट। गवर्नर समन कर सकता है हाउस को, ठीक है, यह तो है क्लियर। अब पर आर्टिकल 163 क्या कह रहा है कि गवर्नर इज टू रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब गवर्नर को कैबिनेट का एड एंड एडवाइस से ही चलना है। मतलब कैबिनेट एडवाइस करेगा, एड करेगा गवर्नर को क्या क्या कर लेना चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको नजर आ रहा होगा। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार ये जजमेंट दिया है। ये जो आर्टिकल 174 ना, ये आर्टिकल 163 की कंसोनेंस में होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा कहने की कोशिश यही है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बेसिकली कैबिनेट ने अगर बोला इस तरह की हमें एक स्पेशल सीटिंग या कुछ करना है, तो गवर्नमेंट इसको मना नहीं कर सकते। इस तरह की रूलिंग आया हुआ है पहले भी सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए हम 100% ये जो बोथ 1 एंड 2 लिख सकते हो। गवर्नर्स पावर्स आर लिमिटेड विथ रिगार्ड टू समनिंग द हाउस। देयर कैन बी नो लीगल ग्राउंड टू डिनाई ए रिक्वेस्ट फॉर समनिंग द सेशन। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, गवर्नमेंट इस तरह डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड क्या, गवर्नर्स रिफ्यूजल कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ये भी सही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इंटरवीन किया तो ये क्लियर है, गवर्नर्स रिफ्यूजल, गवर्नर इस तरह अगर रिफ्यूज करोगे तो ये कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। तो आई होप यू आर क्लियर। बेसिकली आर्टिकल 174 एंड 163 जो है आपको याद होना चाहिए। 174 में क्लियर कर रहा है कि समन कर सकता है, 163 में भी, 63 में क्या कर रहा है कि एक कैबिनेट जो एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को, तो ये 163 इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बोथ 1 एंड 2 है। तो दोस्तों हमारे डेली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।